Hello everyone, welcome to Chemistry Sharing. So guys, रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर में अब तक मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, एंड देन वन बाय वन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ध्यान से देखना क्योंकि इस टॉपिक पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ठीक है, तो नाउ लेट्स बिगिन। सो व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स? See, these are the species which are produced during the reaction but they are lost before the reaction is complete. That means reaction intermediates क्या होते हैं? ये ऐसे species होते हैं जो reaction के दौरान produce होते हैं but reaction complete होने से पहले ही ये lost भी हो जाते हैं। ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा highly reactive होते हैं, so इस वजह से ये काफ़ी short time के लिए ही exist करते हैं, say for few seconds. ओके, that's why they cannot be isolated. So these are the various types of reaction intermediates: carbocations, carbanions, free radicals, carbenes, nitrines and benzines. Now let's see what are carbocations. So these may be defined as the group of atoms containing a carbon atom bearing a positive charge and having only 6 electrons in its valence shell. That means these are electron deficient species which are formed by the heterolytic cleavage when more electronegative atom or group is attached with the carbon. Okay, so the leaving group takes away the shared pair of electrons along with it. तो कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे हमने आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन को लिया है। जब प्रोपीन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होती है तब आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है। दैट मीन्स देखो ये तो पूरे एक ग्रुप है जिसमें एक ऐसा कार्बन प्रेजेंट है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, एंड इस वजह से ये जो कार्बन है जो बीच में प्रेजेंट है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसके पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगी वैलेंस शेल में। अब कार्बोकैटायंस जो है वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज से फॉर्म होती है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या है ये आपको पता है ना? अगर नहीं पता कोई बात नहीं, अभी जान लो। देखो जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होती हैं वो 2 तरह से ब्रेक या क्लीव होती हैं, होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब होमोलिटिक क्लीवेज क्या होती है? इसमें बेसिकली 2 सिमिलर टाइप्स के एटम्स जब बॉन्डेड होती हैं एंड उनके बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, तो क्योंकि उनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है इस वजह से बॉन्ड ब्रेक के बाद दोनों ही एटम्स के पास इक्वल इलेक्ट्रॉन्स चली जाती हैं। यहाँ देखो जब 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है तो दोनों ही क्लोरीन एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह के क्लीवेज को होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। अभी देखो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली 2 ऐसे एटम्स बॉन्डेड होते हैं जिनमें से एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स को बहुत अच्छे से अपनी तरफ खींचती है। इस वजह से देखो जब बॉन्ड ब्रेक हो रही है तो यहाँ पे कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रही है, जबकि हैलोजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन ले रही है क्योंकि हैलोजन्स आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इजंट इट? एंड एज अ रिजल्ट देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो अब समझ गए कार्बोकैटायंस क्या होते हैं एंड वो किस तरह से फॉर्म होती हैं। वेरी गुड, तो अभी देखो कार्बोकैटायंस को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बोकैटायंस में जनरली 3 बॉन्ड्स होते हैं या फिर आप बोलो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड एक पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बोकैटायंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी चलो देखते हैं कार्बोकैटायंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड अदर एविडेंसेस से ये पता चला है कि कार्बोकैटायंस की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। दैट मीन्स वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। ठीक है, तो फिगर में देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कार्बोकैटायंस का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है वो बाकी 3 एटम्स या ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड है थ्रू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड जो empty p ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन प्रेजेंट है। ठीक है, and you can see that one lobe is above the plane and one lobe is below the plane. So this is basically the structure of carbocation and you should remember it. Okay, now let's see how are carbocations classified. So on the basis of nature of carbon bearing the positive charge, carbocations are mainly classified as primary or 1 degree carbocations, secondary or 2 degree carbocations and tertiary or 3 degree carbocations. Okay, now what are primary carbocations? See, in this type of carbocation the positively
चार्ज कार्बन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ओनली वन कार्बन एटम इन द चेन। मतलब प्राइमरी कार्बोकेटायन में जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन प्रेजेंट होती हैं वो डायरेक्टली किसी और एक ही कार्बन से अटैच होती हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल में देखो इथाइल कार्बोकेटायन, यहाँ पे देखो जो कार्बन है पॉजिटिव चार्ज वाली वो सिर्फ और एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है एंड बाकी दो हाइड्रोजन अटैच है उसके साथ, है ना। तो इसको प्राइमरी कार्बोकेटायन या 1 डिग्री कार्बोकेटायन बोलेंगे। ठीक है, देन सेकेंडरी कार्बोकेटायंस क्या होती है, तो इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है वो डायरेक्टली किसी दो कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड होगी। ठीक है, तो इस वजह से इसे 2 डिग्री कार्बोकेटायंस भी बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, तो आप इजीली इसमें देख सकते हो कि जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो डायरेक्टली दो कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है ना। तो इसी वजह से ये 2 डिग्री कार्बोकेटायंस हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली 3 डिग्री कार्बोकेटायंस में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन डायरेक्टली 3 और कार्बन्स के साथ बॉन्डेड होंगी। ओके, एग्जाम्पल में टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सो एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कार्बोकेटायंस आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, isn't it? That means they have the tendency to accept the electrons, so they readily undergo reactions and those species which can donate a pair of electrons. Okay, so here you can see the order of stability of carbocations. See, tertiary carbocations or 3 degree carbocations are the most stable, then the secondary carbocation, then primary carbocation and finally the methyl carbocation. सो ये जो आपने ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे नोट करो, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है वो जस्ट ऑपोजिट होती है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के। मतलब जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना कम रिएक्टिव होगा एंड वाइस वर्सा। ओके, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो आप इन सबको कैसे अरेंज करोगे? जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि मैंने अभी बोला कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, इजंट इट? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जस्ट ऑपोजिट आपको इसको अरेंज करनी है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, अब चलो देखते हैं कि ये जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है कार्बोकेटायंस की, इसको एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बेस पे हम कैसे स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यूज दी हुई हैं। सबसे पहले देखो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की 149 किलो कैलोरी पर मोल, देन आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का देखो 163 किलो कैलोरी पर मोल। कमिंग टू इथाइल ब्रोमाइड, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 182 किलो कैलोरी पर मोल एंड फाइनली मिथाइल ब्रोमाइड की 218 किलो कैलोरी पर मोल। सो आप यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे हो, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की एनर्जी सबसे कम है, दैट मीन्स सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए टू फॉर्म टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। और वहीं आप बाकी केसेस में देखो सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए मिथाइल ब्रोमाइड को कार्बोकेटायन फॉर्म होने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो लो एनर्जी मींस मोर स्टेबिलिटी एंड हाई एनर्जी मींस लेस स्टेबिलिटी। ओके, तो जिसकी भी लेस एनर्जी होगी वो मोर स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो हो जाएगी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड फाइनली द मिथाइल कार्बोकेटायन। ओके, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बेस पे तो हमने समझ लिया कि कार्बोकेटायंस की ऐसी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्यों होती है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेजोनेंस के बेस पे कैसे स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो रेजोनेंस क्या है ये तो आपको पता ही होगा कि जब किसी स्ट्रक्चर को डिफरेंट फॉर्म्स में, जिसे कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं, उनमें अरेंज किया जाता है तो उसे रेजोनेंस बोलते हैं। जिस भी मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड्स होती है वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है। बेसिकली ये हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने बेंजाइल कार्बोकेटायंस को शो किया है, यहाँ पे डिफरेंट रेजोनेंस फॉर्म्स को शो किया गया है। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटायन की, ये किस तरह से डीलोकलाइज हो सकती है उसे दिखाया गया है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होती है उतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है एंड उतनी ही ज़्यादा वो मॉलिक्यूल स्टेबल होती है। अब हम देखते हैं कि फील्ड इफेक्ट के बेस पे किस तरह स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। फील्ड इफेक्ट मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसके साथ किस तरह की ग्रुप्स बॉन्डेड है, मतलब उसके फील्ड में अगल बगल किस तरह की ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ये कितनी ज्यादा इफेक्ट करती है स्टेबिलिटी को, इसे देखते हैं। तो हम फिर से टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन को ही लेते हैं। देखो इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है ना, एंड हमें पता है कि मिथाइल ग्रुप्स काफी अच्छी इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, तो वो
इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को। इस वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, देखो रियल में मॉलिक्यूल्स पे थोड़ी ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होती है, ये तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उसमें लगाते हैं ताकि हम समझ पाएं। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसके पास, उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एंड यहाँ पे तो उसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल रही है, तो वो खुशी खुशी उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके स्टेबल होना पसंद करेगी। ठीक है, देन आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन में देखो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जो कि कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। मतलब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से लेस स्टेबल होंगी, है ना। सिमिलरली इथाइल कार्बोकेटाइन में देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी, तो ये और ज़्यादा लेस स्टेबल हो गई 3 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से। फाइनली मिथाइल कार्बोकेटाइन में देखो यहाँ तो कोई भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करे, इस वजह से मिथाइल कार्बोकेटाइन जो है वो सबसे लीस्ट स्टेबल होती है। अब मैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जब भी किसी कार्बोकेटाइन के साथ कोई एरोमेटिक कंपाउंड अटैच होती है तो वो ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, कंपेयर टू जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होती है। तो अभी हम यहाँ कुछ कॉमन कार्बोकेटाइंस के स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखते हैं, इनमें एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है ट्रोपिलियम कार्बोकेटाइंस, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि इसकी मेन स्टेबिलिटी फैक्टर है। ठीक है, देन है ट्राईफिनाइल कार्बोकेटाइन, तो इसमें 3 फिनाइल ग्रुप जो कि एरोमेटिक होती हैं वो प्रेजेंट होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, देन डाईफिनाइल कार्बोकेटाइन जिसमें 2 फिनाइल ग्रुप्स होंगी। देन इट इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन इन विच देयर इज 1 एरोमेटिक कंपाउंड। देन एलाइल कार्बोकेटाइन, अब एलाइल में क्यों हम देख रहे हैं, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद है विनाइल, देन टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड उसके बाद है इथाइल एंड फाइनली मिथाइल कार्बोकेटाइन, तो सबसे लीस्ट स्टेबल होती है ना। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में ही अरेंज किया गया है, मतलब क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इजंट इट। फाइनली हम कार्बोकेटाइंस के कुछ रिएक्शंस देखेंगे कि किस किस टाइप्स की रिएक्शंस शो करती हैं कार्बोकेटाइंस। तो सबसे फर्स्ट देखो कॉम्बिनेशन विद न्यूक्लियोफाइल्स। अब देखो क्योंकि कार्बोकेटाइंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं, मतलब वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम करती हैं, तो वो बहुत अच्छे से न्यूक्लियोफाइल्स के साथ कंबाइन कर जाती हैं टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड। सो हम यहाँ पे इथाइल कार्बोकेटाइन को क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करा के देखते हैं। तो देखो आफ्टर रिएक्शन ये क्लोरोइथेन बन जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द बीटा कार्बन। तो देखो यहाँ पे हमने टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को लिया है एंड जब उससे ब्रोमीन बाहर निकल रही है तो फिर टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पे आप पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को अल्फा मान लो, तो उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन हो जाएगी, है ना। तो वहाँ से एक प्रोटॉन को रिमूव कराना है हमें, तो किस तरह ये होगा, तो एक बेस को लेते हैं, लेट्स टेक हाइड्रो ऑक्साइड एज बेस। ओके, तो वो एक हाइड्रोजन को ले लेगी एंड वाटर मॉलिक्यूल बना के निकल जाएगी। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली कार्बोकेटाइन के अंदर ही रीअरेंजमेंट हो जाएगी टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ओके, सो हियर वी आर टेकिंग प्रोपाइल कार्बोकेटाइन विच इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखो इसी के अंदर ही हाइड्राइड शिफ्ट होगी, मतलब हाइड्रोजन एटम की पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, तो देखो हाइड्राइड शिफ्ट के बाद हमें यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन देखने को मिल रही है जो कि 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है ना। तो इसी तरह के रिएक्शन को मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने देखे कार्बोकेटाइंस के। सो गाइज आई थिंक द वीडियो इज बिकमिंग क्वाइट लेंथी, सो आई एम स्टॉपिंग द वीडियो ओवर हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।